Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we will be continuing with the newspaper series and we'll be picking up important articles and topics from the newspaper of 8th June 2024. So, today's topics majorly include the discussions over the examinations that are being held and the paper leaks, etc., and the way of the new inclusion of the process like grace marks, etc. Plus, we'll be discussing about the cooperative federalism or the devolution of funds with respect to the states and the center relations. Apart from that, in economics, we'll be dealing with important concepts such as inflation. What is sticky inflation and how currently it is related to the repo rate or the monetary policy of the RBI. So, starting with the first topic, Japan defends its turf in the global chip wars. जैसा कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ग्लोबल चिप वॉर्स, अब हम इसको वॉर क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हैव अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल ओवर द चिप रिसोर्सेज, चाहे वो उनके प्रोडक्शन के लिए हो या फिर द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दैट इज present. So, and plus, since it is global, like there are many emerging sectors and emerging technologies in various countries. For example, top countries like Taiwan, like China, Taiwan included, which includes Taiwan. Then we have South Korea, and even India is an emerging sector apart from US, Japan, etc. So Japan is defending its turf. How is it doing so? It has imposed the export restrictions on around 23 such products, which are used for the manufacturing of semiconductors. तो अब अगर हम स्पेशलाइज क्लस्टर्स या फिर हम कंपनीज की बात करते हैं तो साउथ कोरिया जो है इट डोमिनेट्स इन द एडवांस्ड मेमोरी चिप्स. ताइवान जो है इट मेक्स वर्ल्ड्स बेस्ट लॉजिक चिप्स. एंड द सिंगल कंपनी नेदरलैंड जो कि ASML है, इट हैज लॉक ऑन द मोस्ट एडवांस्ड चिप मेकिंग लिथोग्राफी मशीन्स. फर्दर इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, मोनोजोडियम, ग्लूटामेट, प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफी फिल्म, ये सब बहुत ही लॉन्ग टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज सेमीकंडक्टर्स दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनकी फंक्शनिंग के लिए. Further, specific names like Toppan, it is a company in Japan. और फूजी फिल्म की हम बात कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड कंपनी, स्पेशली फॉर द ग्रीन पैकेजेस ऑफ फिल्म, जो कि compete भी करती है विद द कोडक. कोडक इज ऑल्सो अ कंपनी. फर्दर एक प्रिंसिपल की बात होती है, प्रिंसिपल ऑफ फोटो रेजिस्ट, जिसमें के फोटो सेंसिटिव एक्सपोजिंग होती है एक मटेरियल की टू अ पैटर्न ऑफ लाइट जिससे कि इमेज क्रिएट होती है. तो इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट वी कैन रिमेम्बर, प्रिंसिपल ऑफ फोटो रेजिस्ट. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जो सप्लाई चेन चोक पॉइंट्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसको अच्छे से रेगुलेट करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा ओवर द टेक्नोलॉजीज दे आर स्टिल ओके, बट अ प्रॉपर रेगुलेशन शुड बी मेड ताकि द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इट इज गुड एंड it doesn't face any obstacles in the processing, especially with regard to the supply. नेक्स्ट, पॉलिसी कंटिन्यूटी लाइकली इन एनर्जी एंड कमोडिटीज. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात हो रही है जिस पर कि इंडिया को फोकस करना चाहिए, स्पेशली विद द चेंज इन गवर्नमेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस दैट टुक प्लेस इन 2024. तो दो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स क्या है? एक तो एनर्जी है और दूसरा है कमोडिटीज. एनर्जी में क्या, स्पेशली विद रिगार्ड टू पेट्रोल और जो डीजल की प्राइसिंग है, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसको रेगुलेट करना. एंड सेकेंड इज विद रिगार्ड टू द कमोडिटीज. कमोडिटीज स्पेशली सच एज जो फीड स्टॉक्स हैं एटसेट्रा, उनके लिए, ताकि जो एनर्जी के गोल्स हैं जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, तो उसमें फीड स्टॉक की जरूरत होती है, तो इन सबको मीट करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट.
तो एनर्जी ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक गोल मीट करना है ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन, दैट इज बाय 2070। तो ये पंचमृत टारगेट जो है, 5 नेक्टर पॉलिसीज इंडिया का, उसमें इट इज वन ऑफ द सच टारगेट, वन ऑफ द 5 टारगेट्स। और जो ऑयल और गैस सेक्टर है वो मेजरली पीएसयू डोमिनेटेड है इंडिया में। तो उसमें रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली विद रिगार्ड टू द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। फिर जो डिमांड है ऑफ ऑयल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वो भी इन्वेस्टमेंट के स्कोप क्रिएट करेगी इन द कंट्री। लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल एनर्जी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ है फॉर ऑयल गैस एंड रिन्यूएबल। फर्दर इसी एनर्जी सप्लाई को अफोर्डेबल भी रखना, रिलायबल भी रखना और क्लीन भी रखना, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स। और इसमें देर इज वन ऑफ द गोल दैट इज इंक्लूडेड इन दिस इज द गोल फॉर नेचुरल गैस टू हैव अ 15% शेयर ऑफ द कंट्रीज प्राइमरी एनर्जी मिक्स बाय 2030। अब यहाँ पे जब हम एनर्जी लैंडस्केप की बात करते हैं तो ये जो टारगेट था ये पहले सेट हुआ था, लाइक इन 2017 ऑल्सो इट वाज सेट कि 15% जो शेयर है वो हो नेचुरल गैस का with regard to the country's primary energy mix. But with the changing energy landscape जो कि इवॉल्व होता रहता है, it is also important to check कि क्या ये relevant है या नहीं. Further, when you move on to the major commodities part, तो जब हम ethanol production की बात करते हैं तो ethanol blending, it involves the mixing with the petrol, जिसमें के स्पेशली जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द फीड स्टॉक, जैसे कि शुगर केन और कॉर्न के प्रोडक्शन के बाद जो फीडस्टॉक रह जाता है उसको यूज करके फिर एथेनॉल, उसको फिर पेट्रोल में मिक्स करा जाता है विद द एथेनॉल को मिक्स करा जाता है विद द पेट्रोल। एंड इसमें अभी करेंटली 10% तक हो पाए ये, बट जो टारगेट है एथेनॉल ब्लेंडिंग का विद पेट्रोल, दैट इज ऑफ 20% इन गैसोलीन बाय 2025। तो उसमें भी द प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स दे कैन इंक्रीज, और एग्रीकल्चरल बायोमास वेस्ट एक्सेट्रा इन सबको रेगुलेट करा जा सकता है विद द डिमांड सप्लाई। अरुणाचल प्रदेश बिहार फाइनेंसेस स्ट्रेन्ड विद हाई फिस्कल डेफिसिट डेट। तो जब हम बात करते हैं कि जो जीडीपी है ओवरऑल इंडिया की, दैट हैज बीन इंक्रीजिंग, इट इज मेजरली अराउंड 7% जो भी इंक्रीज हुआ है। एंड बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट स्पेसिफिकली कि स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस है, तो इसमें करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश एंड बिहार, जिनका के जो ग्रोथ रेट है इट इज स्टिल गुड, बट जो इनका डेट है और जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज ऑल्सो हाई, विच इज नॉट अ गुड साइन। जैसे कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो ₹295 ट्रिलियन पूरे इंडिया का है, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो आंध्र प्रदेश का इट इज 14.4, लाइक ₹14.4 ट्रिलियन, और of Bihar, it is ₹8.6 ट्रिलियन। जब हम डेट टू जीएसडीपी रेशियो की बात करते हैं, जैसे कि डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, तो जीएसडीपी इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहाँ पे हम स्टेट के रिगार्ड में बात करते हैं, तो उसमें 33% डेट है विद रिगार्ड टू द जीडीपी इन आंध्र प्रदेश, और बिहार में 37% डेट टू जीडीपी रेशियो है। तो इसको फिर अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट फिस्कल प्रूडेंस तो यहाँ पे उसी की बात हो जाती है। एंड जो फिस्कल डेफिसिट है, इवन दैट जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है फिस्कल डेफिसिट की, दैट इज ऑफ 3.5%। लेकिन जो आंध्र प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट है वो 4.2% था, और जो बिहार का है उसका 8.9%, विच वॉज सिग्निफिकेंटली हाई देन द लिमिट ऑफ 3.5%। Similarly, when we talk about the debt GSDP ratio, तो उसमें जो prudent level है that is of 20%. But as we can see, it is 33% and 37% in Andhra Pradesh and Bihar respectively. So again, financial management, it becomes important. Next, तो Central Hall in Old Parliament House where Modi addressed NDA.
तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इनमें से कौन कौन से एरियाज हैं, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्टीज हैं वो अलग से अपना दे कैन हैव देयर डिस्कशन इन सेपरेट कंपोनेंट्स हियर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द use of parliament or use of the components or areas in parliament by the political parties, so yes, it can be done. And when we talk about the components के जो parliament का house complex है वो क्या क्या comprise करता है, तो बहुत सारी buildings हैं, जैसे कि न्यू पार्लियामेंट हाउस जो कि लास्ट ईयर ही ओपन करा गया था, फिर ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, और जिसको कि अब और प्लस में जिसको कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हाउस से भी रीनेम कर दिया गया है। प्लस वी हैव पार्लियामेंट हाउस एनेक्स, और फोर्थ इज पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, ही सी इज द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। तो कस्टोडियन में स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स होते हैं उनको एक ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करी होती है विद इन दिस कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। और यहाँ पर एक जो पार्ट है दैट इज सर्कुलर सेंट्रल हॉल, जिसको कि 1927 में इस्टेब्लिश करा गया था। और ओरिजिनली जो ये सेंट्रल हॉल है ये एज अ लाइब्रेरी यूज करा जाता था, बट 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट स्टार्टेड यूजिंग इट, सेंट्रल हॉल को, फॉर द डेलिबरेशन अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1949 तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं हो गया तब तक इट वाज यूज्ड। आफ्टर दैट इट वाज स्टॉप बीइंग यूज्ड। और मेजरली क्या क्या यूजेस होते हैं, फॉर्मल ओकेजन हो गए, जैसे कि एनुअल प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है टू मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, स्वेरिंग इन सेरेमनीज होती है प्रेसिडेंट की, फेवर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो पार्लियामेंट्री इवेंट्स होते हैं लाइक आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड सेरेमनी, ये सब यहीं पर होते हैं। ऑल्सो इट वाज ऑल्सो यूज टू एड्रेस द हेड्स ऑफ स्टेट, बाकी की जो कंट्रीज होती है उनके भी, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2010 में ड्यूरिंग द 14th लोकसभा टर्म, फिर स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी जी, तो दे वर ऑल प्रेजेंटेड हियर, एंड इवन नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन was also designated. He was also addressed in by the heads of state. So यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात हो रही है ऑफ दिस पार्लियामेंट हाउस। एंड जो करंट स्टेटस है ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, तो दे आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर होल्डिंग सेशंस, ऑब्वियसली सब न्यू पार्ट में हो रहा है। हाउएवर द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट हैज सम ऑफिसेस जो कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग में ही ऑपरेट हो रहे हैं। Next, Russia's growing footprint in Africa. Security in return for mineral resources. As we know, कि resources they play a very important role for a country's growth, because and यहाँ पे challenge क्या जाता है कि जो resources है वो बहुत ज़्यादा scarce है, but जो humans की want है या जो need भी हम कह सकते हैं that is unlimited। तो उसी में से ही फिर उसको harness करना to the best optimum level, that is a challenge here. Now, further, for a country to increase its security and its potential in energy sectors, minerals they play a very important role. Same case यहाँ पे हो रहा है, जो रशिया है, it is growing its footprint in Africa with regard to the import of mineral-rich section that is present in the continent. तो जो मेजर रीजन है जैसे कि अफ्रीका का जो सब सहारन रीजन है ऑफ साहिल, वहां पर रशिया के जो टॉप डिप्लोमेट हैं दे प्लेस्ड हेल्प एंड मिलिट्री असिस्टेंट टू वर्क करते हुए भी। तो यहाँ पे देयर इज अ एक्सचेंज दैट इज बीइंग सीन कि रशिया विल प्रोवाइड सिक्योरिटी to some regions of Africa in return of the mineral resources. तो सिक्योरिटी की नीड क्यों है? बिकॉज obviously there is a lot of political unrest and discontent in the coup hit nations, especially जैसे कि military junta, which is an example in Myanmar. तो ऐसे ही there are several other countries as well जिसमें such political unrest is present. And economic situation is also not good, जो कि which will Russia will help in security to these countries in return for the mineral resources, जैसे कि कोबाल्ट जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स, या फिर इवन लिथियम विच इज यूज्ड इन बैटरीज। मेजर रीजंस की बात करते हैं तो
रशिया ने सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करी है विदाउट इट्स इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स, जहाँ पे के माली, नाइगर और बुर्किना फासो, जो कि सारे जनता से ही रूल्ड होते हैं, दैट सीज्ड फायर इन रिसेंट ईयर्स। और इन रिटर्न जो मिनरल्स है, वो जब हम मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो गोल्ड और जो डायमंड्स है इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोबाल्ट जो है वो कॉन्गो में प्रेजेंट है, गोल्ड एंड ऑयल इन सूडान, क्रोमाइट है वो मेडागास्कर में है, प्लैटिनम और डायमंड्स इन जिम्बाब्वे और यूरेनियम इन नमीबिया। ये टॉप है जो यूएस ईयू की जो पार्लियामेंट स्टडी है, उसमें यहाँ पे रशिया के एक्सेस की बात हो रही है कि क्या क्या वहाँ पे एक्सेस को अलाउ करा है। तो जब हम ओवरऑल ट्रेड की बात करते हैं, तो ऑल्दो रशिया इज ट्राइंग टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अफ्रीका, बट जो अफ्रीका के एक्सपोर्ट्स हैं उनका लेस देन 1% ही है जो रशिया के पास जाता है, जबकि जो 33% उनका एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन के पास जाता है। सो हियर इट इज रिगार्डिंग द exchange between two countries. Remolding the global plastics treaty. So, of course, um, as plastic contributes in the degradation of the environment, so uska use it becomes very important. How we are using it in a sustainable and um in a without like harming environment. We should use it in such a way. तो यहाँ पर रोल की बात आ जाती है ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स हु स्पेशली वर्क विद रिगार्ड टू द रीसाइकलिंग और जो रीयूजिंग होता है प्लास्टिक का, उसके रिस्पेक्ट में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस आर्टिकल शोज कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल्दो it helps in the conservation of environment with regard to plastics, etc., but it also poses a impact on the informal waste pickers. एंड जो हम वर्किंग की बात करते हैं कि हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कलेक्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं और रिकवर करते हैं जो भी रिसाइकलेबल और रीयूजेबल मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम द जनरल वेस्ट को। तो इसीलिए दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि जो प्लास्टिक लीकिंग है एनवायरनमेंट में वो प्रिवेंट होता है। क्योंकि जब हम लैंडफिल्स में ही प्लास्टिक का कंटेंट रिड्यूस कर देंगे, यानी कि जैसे घरों से ही व्हेन वी स्टार्ट टू कलेक्ट द प्लास्टिक मटेरियल्स, तो ऑटोमेटिकली इन लैंडफिल्स एक्सेट्रा में देयर accumulation it will be reduced, posing no threats or perhaps lesser threats to the environment, एंड जो लेटर ऑन प्रोसेसिंग होती है। नाउ यहाँ पे जब हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो यूएन हैबिटेट्स वेस्ट वाइज सिटीज टूल, दैट इज WACT है, तो इसमें बताया गया है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अकाउंट करता है फॉर द 80% ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिकवरी इन मेनी सिटीज, विच इज वाई इट बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट। और when you talk about institutions at the global level, तो इंटर नेगोशिएटिंग कमिटी है जो कि 2021 में it was formed. Again, as a term says, negotiations are made here. It is a committee at the intergovernmental level. और ये फिफ्थ यूएन एनवायरमेंटल असेंबली के दौरान ही it was formed। और जो आईएनसी की फिफ्थ मीटिंग है, that will be held in South Korea. So it will also see active participation from the International Alliance of Waste Pickers. तो यहाँ पर ये जो measures है, they majorly will emphasize on the pickers' historical contributions, और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्रूव करना। प्लस यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या जाते हैं कि कोई भी यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन टर्मिनोलॉजी नहीं है फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन, या फिर कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है ऑफ द इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर और जो उनकी वर्कफोर्स है। तो अगेन रिकॉग्निशन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, a very important role in the vulnerable sections empowerment। और जो इंडिया की वॉइस है दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज इंडिया जो अप्रोच यूज करती है दैट इज मेनली विद रिगार्ड टू रिपेयर, रीयूज, रीफिल और रीसाइक्लिंग without necessarily eliminating the use of plastics altogether. So this is a way of just transition.
तो जो फॉर्मुलेशन है ऑफ ईपीआर नॉर्म्स, उनको देयर शुड बी मोर मॉड्यूलेशन विद रिगार्ड टू देम। और जो ट्रांजिशन है वो एनेबल हो सकता है फॉर नियरली 15 मिलियन पीपल, जो कि करेंटली कलेक्ट करते हैं और रिकवर करते हैं वेस्ट, अप टू 58% ऑफ ग्लोबल रिसाइकल्ड वेस्ट, जिससे कि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। तो इट वॉज मेजरली रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन of the informal waste and recovery sector, especially in the global plastics treaty. So it can be included with regard to the EPR norms, that is extended producer responsibility. Next, the NEET controversy. So NEET is the test, that is the National Eligibility Cum Entrance Test, undergraduate. It is mainly with regard to the medical field, इसमें मेडिकल डेंटल और जो आयुष कोर्सेज हैं इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, वो इसी एग्जाम के बेसिस पर होते हैं। कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे देर इज अ कंट्रोवर्सी दैट इज बीइंग क्रिएटेड आफ्टर द रिजल्ट्स वर आउट ऑन 4th June, और स्टूडेंट्स हैव फ्लैग्ड सेवरल इश्यूज, और बहुत ज्यादा पिटिशंस, और इवन सुप्रीम कोर्ट में there are several petitions and cases that are pending with regard to the conduct of the NEET exam, and also with regard to the results that were out. So, the first concern is regarding the increased number of toppers. So, there has been a significant multifold increase, because generally previous years, they were just like 1, 3, 1, 1, 2. There was this number of toppers with All India rank 1 in 2019, 2021, and 22. But अभी जो एग्जाम हुआ उसमें there were 67 examinees जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करा है, लाइक बाय फुल मार्क्स। तो यहाँ पर it creates a concern. And also within this there are also several students, like approx 6 to 7 students, which have nearly same number of marks, and also they were in the same center. तो यहाँ पे चीटिंग के भी केसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। अनदर कंसर्न इज विद रिगार्ड टू द ग्रेस मार्क्स, जो कि प्रोवाइड करे गए हैं बिकॉज ऑफ द like the scarcity of time that was provided to the children during the examination time, या फिर जो wrong question papers they were provided at the starting of the exam. So these are the major concerns that are present here. And apart from these, the most important one was of the leak of exam. Okay, the examination that had been leaked. बट जो एनटीए है उन्होंने इन सब के रिगार्डिंग दे हैव पोस्ड रिमार्क्स सच एज के जो द कैटेगरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक, कैसा कुछ भी नहीं हुआ है। And with regard to the increased number of toppers, so they have suggested that there has been an increase of 3 lakh people. Like अभी 24 lakh लोगों ने एग्जाम दिया था, तो वो इंक्रीज हुआ है 3 lakh से as compared to last year. इसीलिए the number of toppers is also increased. But the question is that the increase is very significant and multifold. Like from 1 to 3 to directly 67 toppers. Plus another argument posed by NTA is that the exam was comparatively easier tha from the previous exam. So this also creates a kind of controversy. And if हम थोड़ा data की बात करें तो according to latest available data, there are total of 1,08,940 MBBS seats in more than 700 medical colleges across the country. So this is the data. और जो एग्जाम दिया है that has been given by 24 lakh students. So there is a concern with regard to the working. And another point here was कि जो declaration results का, that was done on 4th June, which coincided with the result declaration of the elections. So why was it done, what were the ways, etc. They are the arguments that are posed by people. But NTA it just suggested के जो बाकी जेई etc. के एग्जाम, that is joint entrance examination, तो उनके भी बहुत जल्दी कर दिए गए थे. That is why NTA also tried to
prepone the results. So these were the cases here. Now यहाँ पे हम working की बात कर सकते हैं, that there should be more stringent working with regard to the examination, जैसे कि task force etc. भी हम we can deploy them for the checking के पेपर लीक्स नहीं हो रहे, एंड जो सेंटर बेस्ड वर्किंग है कि किस टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, करेक्ट क्वेश्चन पेपर मिल रहा है नहीं, चीटिंग हो रही है या नहीं, these are some of the areas that can be highlighted. फॉर एग्जाम्पल कैमरा से भी रिकॉर्डिंग करी जाती है, बट at several centers the camera it was not being used to record. So all these measures they must be taken and the execution must be done properly so as to avoid all these discrepancies. Next, the center is notional, the states the real entities. तो सिंस द टाइटल सजेस्ट कि जो सेंटर है वो नोशनल होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड है, लेकिन जो स्टेट्स और जो लोकल बॉडीज है दे आर द रियल एंटिटीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इट अकर्स, और जो रिसोर्सेज है वो भी वहीं पर ही जनरेट होते हैं. तो दिस आर्टिकल suggests that there should be more weight emphasis and importance of the state's autonomy, perhaps not autonomy or even the power with regard to the financial resources as compared to center. So there must be more inclination towards the states in this regard. यहाँ पे concerns क्या क्या आ रही हैं कि क्यों center state dispute या फिर there is a concern that is seen here. तो जो opposition rule states है majorly they have been complaining about the step motherly treatment by the state. जैसे कि केरला में inadequate transfer of resources, कर्नाटका में ड्रॉट रिलीफ, और वेस्ट बंगाल में जो एमजी नरेगा के फंड्स हैं उनके रिगार्डिंग ये कुछ कंसर्न्स हमें शो होती हैं बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. यहाँ पे वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसमें के द स्टेट एंड सेंटर दे कोऑपरेट एंड फेडरलिज्म एज इट shows the relation between the center and the state units that are present. अब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो मेजरली तीन तरह के इश्यूज को फेस करते हैं. पहला है एजुकेशन हेल्थ और सोशल सर्विसेज विच द स्टेट कैन हैंडल ऑन इट्स ओन, एंड उसमें स्टेट्स का आपस में इंटरैक्ट करना इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. सेकेंड इज रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट्स हैं, तो उसमें द स्टेट्स दे हैव टू इंटरैक्ट और एक अग्रीमेंट होना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड थर्ड इज विद रिगार्ड टू करेंसी और डिफेंस जहां पर कि एक कॉमन अप्रोच चाहिए एंड जिसमें विदाउट सेंटर इट कैन नॉट बी डन, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा इज नीडेड हियर. when we talk about the center and state finances तो मेजरली जो रेवेन्यू है वो टैक्सेस नॉन टैक्स सोर्सेज और बोरोविंग्स के थ्रू कलेक्ट होता है. बट द इशू हेयर इज कि जो मेजर टैक्सेस जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब कुछ सेंटर ही कलेक्ट करता है. जीएसटी इज कलेक्टेड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट्स तो वो शेयर होता है, लेकिन जो मेजर रिसोर्सेज है दैट आर कलेक्टेड बाय द सेंटर इटसेल्फ. सेकेंड इज कि जो फाइनेंस कमीशन है जिसको कि अपॉइंट करा जाता है ताकि जो डेवल्यूशन ऑफ फंड्स है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एंड द शेयर ऑफ ईच स्टेट वो सब फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है. बट यहाँ पे कंसर्न क्या है कि जो सेंटर है वो सेटअप करता है कमीशन को, और उसके जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है एटसेट्रा वो सब सेंटर ही सेटअप करता है. तो यहाँ पे देर इज अ बायस दैट इज सीन सेंटर का. बट अगेन यहाँ पे कंसर्न एक और क्या भी आ जाती है कि इफ दिस इज नॉट डन जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी डिमांड को बहुत ज्यादा हाई शो करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या फिर जो रिवेन्यू है वो कम है एंड जो हमें चेंजेस लाने हैं दैट आर हायर और एक्सपेंडिचर्स आर हायर, जिसमें कि वो होप करते हैं कि ज्यादा उनको एलोकेशन मिले फ्रॉम द कमीशन, विच इज वाई अ बैलेंस हियर इज नीडेड. These are the two major concerns. Next, when we talk about the interstate tussles or center-state relations, तो जो फाइनेंस कमीशन है इट इज सपोज टू डिवॉल्व proportionately more funds to the poorer states because obviously they need more resources.
जो कि जिससे कि वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं। बट जो रिच स्टेट्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि वी आर नॉट बीइंग गिवन द proportionate amount that we require, because already they are producing a good part of economy, तो they don't need it, इसी वजह से it is being done। but ये interstate tussles create होते हैं इसकी वजह से। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो स्टेट्स जो हाई है या फिर जो रिच स्टेट्स है वो रिच क्यों है, बिकॉज जो मार्केट एक्सेट्रा है वो जो पुअर स्टेट्स में जाना चाहिए था वो ही उनको प्रोवाइड हो रहा है, विच इज अ पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि माइग्रेशन एक्सेट्रा के थ्रू। तो यहाँ पर देर इज अ गैप दैट रिमेन्स बिटवीन द डेवल्यूशन बिटवीन द पुअर स्टेट्स और रिच स्टेट्स। तो इस इंटर स्टेट टसल को बैलेंस करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। So this is like the third challenge with regard to interstate tussle. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो बेसिस होते हैं कि कैसे सेंटर एलोकेट करता है स्टेट्स को रिसोर्सेज, तो वो टू वेज होते हैं मेनली। फर्स्ट इज जो फाइनेंस कमीशन करता है, एंड सेकंड इज जो सेंटर है वो नोशनल है लेकिन जो स्टेट्स है वो रियल है। तो जितने भी जो एक्सपेंडिचर होते हैं बाय द सेंटर, दे आर इन सम स्टेट एट लीस्ट। तो अमाउंट स्पेंट इन ईच स्टेट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। तो यहाँ पे ये अनदर सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट हो जाता है कि सेंटर है वो कुछ ही स्टेट्स को फंड प्रोवाइड करता है। तो सेंटर कैन ऑल्सो प्ले पॉलिटिक्स इन द एलोकेशन ऑफ स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। जैसे कि अब जो अक्यूजेशन है दैट इज कि जो सेंटर है वो फेवर कर रहा है गुजरात को और उत्तर प्रदेश को विद रिगार्ड टू द एलोकेशन ऑफ स्कीम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एंड इंक्लूजन इज ऑल्सो सीन हियर। और फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो 16 फाइनेंस कमीशन जो है इट हैज बिगन हिज बुक इट्स वर्क। तो इंडिया जो है उसको एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स देखा जाता है। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टास्क नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक वन भी है, और एक इवन हैंडेड ट्रीटमेंट यहाँ पे नीडेड है। अब अगर हम डेटा की बात करते हैं तो जो डेवल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट्स वो करेंटली 41% पर है। तो उसको रेस करना इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, और सेंटर का रोल इट कुड बी curtailed अ लिटिल। और जो सेंटर है वो नोशनली कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड है, वेयर एज द स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज दे आर रियल एंटिटीज। तो अगेन स्टेट्स ऑल्सो दे बिकम a really important part with regard to this state. Next, sticky inflation. Why is RBI refusing to cut interest rates? तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स की जो बात होती है, कट इंटरेस्ट रेट्स, इट मीन्स के द लोअरिंग ऑफ द रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। अगर ये रेट हाई होता है तो द कंज्यूमर्स और द इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल, दे फेस प्रॉब्लम इन टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक, क्योंकि जो ये रेट है इंटरेस्ट का ये हाई होगा, जिसकी वजह से द कंजम्पशन इट डिक्रीजेस, एंड ऑल्सो जो इन्फ्लेशन है इवन दैट डिक्रीजेस। तो दिस इज द वन पार्ट। और जब रेपो रेट जो होता है जब वो लो होता है देन देर इज इंक्रीज्ड बोरोइंग, और इजी हो जाता है ईएमआई को पे करना फॉर द कार, होम, बिजनेस लोन एक्सेट्रा। और जो इन्फ्लेशन है इवन दैट increases not like with a particular level when the repo rate it declines. So this is the relation। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है लाइक दैट इज स्टेटेड बाय आरबीआई इटसेल्फ। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जो रेपो रेट है उसको शार्पली रेस करा था बिटवीन मई 2022 एंड फरवरी 2023, लेकिन वो अभी तक स्टैग्नेंट ही है एट 6.5 लेवल सिंस देन। यानी कि उसको कट नहीं करा जा रहा, उसको डिक्रीज नहीं करा जा रहा। तो इसके क्या क्या रीजंस होते हैं? बिफोर गोइंग टू द रीजन वी कैन अंडरस्टैंड कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका एक्चुअल गोल क्या है। तो मेजर टू गोल्स होते हैं। पहला, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ये इन्फ्लेशन से रिलेट हो जाता है कि कितना लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, क्या इन्फ्लेशन रेट है। एंड सेकेंड इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। के इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करना इज इम्पोर्टेंट बट इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है इवन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
तो जो आरबीआई है विद रिगार्ड टू द प्राइस स्टेबिलिटी, तो इट इज रिक्वायर्ड टू टारगेट एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4%। और जो जनरल प्राइस लेवल है, इट शुड गो अप बाय 4% फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, यानी कि ये ग्रोथ रेट होना चाहिए इन्फ्लेशन का 4%। कब से? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और जो मार्जिन हम लेके चलते हैं, दैट इज द कंफर्ट जोन, यानी कि 2% से 6% और 4 ± 2%। और जो सेकंड हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उसमें हम बात करते हैं कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट को कट कर देता है, यानी कि कम कर देता है, जिसमें जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा मनी बोरो कर सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं, जो कि हुआ था ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। और जब हम बात करते हैं ऑफ द कोविड के टाइम पे, तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बूस्ट चाहिए होता है, इवन दैट इज नेक्स्ट। द रीजंस जो है इसके, कि 4 ब्रॉड रीजंस के ऐसा क्यों हुआ। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ड्रॉप नहीं हुई है टू टच द 4% मार्क सिंस जनवरी 2021। तो स्टिकी इन्फ्लेशन मतलब कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बहुत टाइम से एक ही लेवल पर है, लाइक इट इज नॉट चेंजिंग, तो उसको हम स्टिकी इन्फ्लेशन बोल देते हैं। सेकेंड रीजन इज कि जो आरबीआई है वो रेपो रेट एकदम से कट नहीं करता, वो ओवरऑल इन्फ्लेशन को चेक करते हैं कि वो कब फॉल होगी, एंड उसके बाद ही इट कट्स इट। और जो आरबीआई है, इट टिपिकली कट्स द रेपो रेट व्हेन इट फाइंड्स दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी नीड्स अ बूस्ट। लेकिन जो जीडीपी है वो अभी भी, लाइक इट इज ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, इट इज 7% to 7.2%, तो यानी कि अभी नीड नहीं है टू कट द रेपो रेट। नेक्स्ट, सैटेलाइट बेस्ड रोड टोल कलेक्शन सिस्टम। तो हेयर जो टोल होता है करंटली वो फास्टैग यूज करते हैं फॉर द टोल कलेक्शन ऑन द हाईवेज। इंपॉर्टेंट अथॉरिटी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात हो रही है ऑफ द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो इसमें सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करा जाएगा, लाइक दे विल बी यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑन हाईवेज, और वो सिर्फ उसी टाइम के यूज करेंगे जब जो डिस्टेंस उन्होंने कवर करा है एक कंज्यूमर ने, उसी के लिए उनको चार्ज करा जाए। और जो डॉक्यूमेंट है दैट इज लाइक इशूड बाय द इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, सो इट वर्क्स अंडर और इट इज प्रमोटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैनेजमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, सो दिस इज आल्सो विद रिगार्ड टू द एग्जाम पेपर स्कैम्स, के जो पेपर लीक्स होते हैं वो उनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, और कैसे वो कैसे दे कैन बी प्रिवेंटेड। तो यहाँ पर जो मेजर कंसर्न्स है कि एग्जाम पेपर जब लीक होता है, तो जो फी एप्लीकेशन की फीस है, कोचिंग सेंटर की जो फीस है, जो माइग्रेशन होता है व्हेन पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट इन ऑर्डर टू हैव कोचिंग और टू स्टडी, और जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जो टेस्ट होता है एटसेट्रा, जो भी पूरी प्लानिंग होती है, इट ऑल गोज इनटू वेन जब भी पेपर लीक होते हैं, तो बिकॉज ऑल एफर्ट्स दे जस्ट गो वेस्ट। मेजर अगर हम इंस्टेंसेस की बात करें, तो जो पेपर लीक्स और स्कैम्स है, लाइक वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में हुई रिसेंटली। और ये की कंसर्न है फॉर द यंग वोटर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25। तो यहाँ पर एक प्रायोरिटी है ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस, तो उसको सब लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एंड जो एग्जाम पेपर लीक्स है उसके लिए अगेन वी कैन डिप्लॉय स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल टास्क टास्क फोर्सेस। इम्पोर्टेंट जब हम एक्ट वगैरह की बात करते हैं, तो पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 इट वाज पास्ड। और यहाँ पे गवर्नमेंट और टू आस्क वेदर जो डिप्लॉइंग ऑफ द स्पेशल टास्क फोर्सेस, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशंस, क्या वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव रहेगी या नहीं, इवन विद रिलेशन टू द नीट एग्जाम, जिसके ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया था दैट इट वाज लीक। तो स्पेशल कमिटीज और स्पेशल बोर्ड इट मस्ट बी क्रिएटेड so as to prevent such instances here, which will have the autonomy of selected people. So that was all for today, everyone. Thank you for joining. We'll continue with the next session.